नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये हमारी 5वीं क्लास है। देखते हैं एक एक करके साइकोलॉजी के क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक एक तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, सर्जनशील बालक आते हैं और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक आते हैं। लेकिन जो विकलांग बालक होते हैं, कौन से विकलांग, हैंडीक्राफ्ट, विशिष्ट बालकों की श्रेणियों में नहीं आते हैं। इनके विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणियों में नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो विशिष्ट बालकों में एक तो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक आते हैं, लेकिन विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। तो विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। इनके विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली को समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जिनका आईक्यू आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि 110 से अधिक हो। कितने, 110 से अधिक हो। ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 110 से अधिक हो उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इनकी प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल कितने, 90 से कम, 90 से कम हो उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। जिन बालकों का आईक्यू लेवल की बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है। सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है, इनकी बुद्धि लब्धि। तो सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू लेवल होता है 90 से 110। 90 से 110, 110 से ऊपर प्रतिभाशाली और 90 से कम पिछड़े बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्जनशील बालक किसे कहते हैं। सर्जनशील बालक किसे कहते हैं। तो सर्जनशील बालक वे बालक होते हैं जिन्हें कुछ नया करने की क्षमताएं होती है, मतलब जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती है, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। जो नए नए आविष्कार और अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं उन्हें सृजनशील बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनशील बालकों का बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से अधिक। कितने, 120 से अधिक। और प्रतिभाशाली की 110 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंचित बालक किसे कहते हैं। वंचित बालक किसे कहते हैं। वंचित बालक वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त न हो पाए, लेकिन वो पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वंचित बालक ऐसे बालकों को कहते हैं कि जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ने में से वंचित रह जाते हैं, लेकिन उनमें पढ़ने की क्षमता तो होती है, इनकी आईक्यू लेवल तो होता है उनमें, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं कर पाते और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालकों को वंचित बालक कहते हैं। उदाहरण जैसे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, मजदूर का बच्चा रह जाता है, आदिवासियों के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बाल अपराधी बालक कौन होते हैं। बाल अपराधी बालक कौन होते हैं। बाल अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य नियम अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, इनके समाज के जो नियम कानून है उनका उल्लंघन करते हैं, वो बाल अपराधी बालक होते हैं। बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। इनकी बाल अपराधियों के प्रकार, जो समाज और कानून का उल्लंघन करते हैं वो बाल अपराधी बालक होते हैं। क्या क्या, जैसे चोरी करने बाल अपराधियों के प्रकार, जैसे चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से छेड़छाड़ करने वाले बालक बाल अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने के में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? अच्छा क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। कौन सा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने। तो यानी कि पावलोव का जो सिद्धांत है मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में उपयोगी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण
में सिद्धांत सहयोगी है कि छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है, तो उसका नाम है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण खोज विधि या हयूरिस्टिक विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, कि अन्वेषण विधि या खोज विधि या हयूरिस्टिक विधि, इस पे कौन सा सिद्धांत बल देता है, तो इसमें देता है बुर्नर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो बुर्नर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो अन्वेषण विधि खोज विधि पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, जीवन विधि पर बल देता है, यानी कि जीवन विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, तो कुर्तलेवन का क्षेत्र सिद्धांत जीवन विधि पर बल देता है। जीवन विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, कुर्तलेवन का क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेस्टार्टवादी विद्वान किस देश के निवासी, तो गेस्टार्टवादी किस देश के निवासी थे, जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के। गेस्टार्ट का अर्थ क्या है, ये पहले पहले गेस्टार्ट करते समग्र या संपूर्ण, समग्र या संपूर्ण गेस्टार्ट का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। प्रतिस्थापना का सिद्धांत किसने दिया, प्रतिस्थापना का, यानी कि प्रतिस्थापना का सिद्धांत किसने, एडविन गुथरी ने। किसने, एडविन गुथरी ने। एडविन गुथरी ने प्रतिस्थापना का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौ सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, सौ सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, कार्ल रोजर। कार्ल रोजर को सौ सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, इनकी पद सोपान सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। कितनी आवश्यकता बताई थी, 5 आवश्यकता बताई थी। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत या पद सोपान सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। कितने सिद्धांत सोपान बताए, 5 सोपान बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे, जो कार्ल रोजर थे वो कौन सी विचारधारा के समर्थक थे, मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए उसे अधिगम कहते हैं, तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, अंधों की लिपि यानी कि ब्रेल लिपि के जनक किसे कहा जाता है, लुई ब्रेल को। किसको, लुई ब्रेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया, अंधों के लिए लुईस ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया, तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, तो मारिया मोंटेसरी को। किसको कहा जाता है, मारिया मोंटेसरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक किसे कहते हैं, एलकेजी यूकेजी के जन पद्धति के जनक किसे कहते हैं, प्रोबेल को। प्रोबेल ने बाल उद्यान विधि भी दी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन पाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जीन पाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पैजे किस विचारधारा के समर्थक थे, भैया जीन पैजे कौन सा थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किया, तो वो कौन सी विचारधारा के समर्थक थे, संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कीमा शब्द का जनक किसे माना जाता है, इसमें इसमें का शब्द, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें उसमें एक शब्द दिया था जीन पैजे ने, इसमें का। तो इसके जनक कौन है, किसने दिया था, जीन पैजे ने। किसने दिया था, जीन पैजे ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पैजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था, जीन पैजे ने खुद के 2 पुत्रों पे एवं पुत्र पे ये प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला है समाज के नियमों को सीखना, पहला क्या है, समाज के नियमों को सीखना। दूसरा है समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना। पहला है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना, और तीसरा है सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास करना। तीसरा क्या है, सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है, तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है, यानी कि जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच। कितनी, 20 इंच। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच तथा बालिका की लंबाई 19 साढ़े 19 इंच या 19 इंच होती है।
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत कितने होते हैं? मानव के अस्थायी दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? टोटल दांत 32। 20 दूध के बचे कितने? 12। तो 12 स्थायी दांत होते हैं, 12 स्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? 4 दांत आते हैं। कितने दांत आते हैं? 4 दांत आते हैं, जिन्हें अकल की डांट भी कहते हैं। जिन्हें अकल की डांट भी कहते हैं। किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, देखिए व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन यानी कि अधिगम, जो अभ्यास के कारण होता है। किसके कारण होता है? अधिगम, अभ्यास। उसे कहा जाता है सीखना। उसे क्या कहा जाता है? सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय में एवं कक्षा में। विद्यालय में एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। क्या कहा जाता है? कहा जाता है आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोंडोय के यौक्तिक के वर्गीकरण का आधार यानी कि थोंडोय ने यौक्तिक का पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया, उसके किस आधार पे किया? थोंडोय ने तो चिंतन और कल्पना के आधार पर। किसके आधार पर? चिंतन और कल्पना के आधार पर थोंडोय ने यौक्तित्व का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? यानी कि विकास का कौन सा काल है जिसे अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को अत्यधिक दबाव या तनाव का काल या अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा कक्ष में शिक्षकों व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। यानी कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित। एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क ग्राफ या मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिस्क ग्राफ या ग्राफ याद रखना, लिखना। तो डिस्क ग्राफ या मुख्यतः लिखने से संबंधित विकार है। कौन सा विकार है? लिखने से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं? खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। और खेल की आयु शेष अवस्था को। खेल की आयु खेल की आयु शेष अवस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। क्या कहलाता है? अभ्यस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 गुणसूत्रों से। कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 गुणसूत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? यानी कि जो कौन सा जोड़े का होता है? तो 23वां जोड़े का गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडलर ने। किसने दिया? एडलर ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। कुर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्थ लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? कुर्थ लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। क्या कहते हैं? गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पहले तो बता, 16 पीएफ किसने दिया था? केटल ने। 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? केटल ने। तो इसका उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु। किसके मापन हेतु? व्यक्तित्व के मापन हेतु। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? यहाँ पे आएगा स्किनर। स्किनर ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? चूहे पर। तो स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। कौन सी है? किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।